इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त अमेरिकी दौरे पर है। कल अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई। 2 घंटे तक बैठक चली और इस 2 घंटे की बैठक में इन दोनों लैला मजनूओं ने गाजा और ईरान को लेकर कई सारे प्लान बनाए। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो चीजें हमारे सामने आई हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी धौंस जमाने के लिए, ईरान को डराने के लिए एक और विमान वाहक पोत भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको तो मालूम ही है कि सबसे बड़ा विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन इनका मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ किया है कि एक और विमान वाहक पोत जिसका नाम जॉर्ज बुश है उसको भी मिडिल ईस्ट में भेजा जाएगा। ये जो जॉर्ज बुश नाम पड़ा है आप तो जानते होंगे, आपने सुना होगा, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे। जब सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन का जमाना था उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, उन्हीं के नाम से यह विमान वाहक पोत बनाया गया है। फिलहाल इसको भी भेजने की तैयारी मिडिल ईस्ट में हो रही है। इसके अलावा कतर का जो अल उदीद बेस है अमेरिका का, वहां पर अमेरिका ने मोबाइल पैट्रियट मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में ट्रकों पर लगे मिसाइल लॉन्चर दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में जो अपनी ताकत बढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं ईरान को डराने के लिए इस्लामिक देशों के बेस का ही इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये अरबी देश अमेरिका को मुंह ना लगाएं तो यकीन मानो अमेरिका का मिडिल ईस्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी है। दोस्तों, आपको इन अरबी देशों की नाकामी हम लगातार बताते आए हैं। इन्होंने सिर्फ मजे लेने के अलावा कुछ नहीं किया है। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कोई हथियार ही नहीं बनाए हैं। सब कुछ इनका अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए अमेरिका को ये अपनी जगह देते हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए, ईरान को दबाने के लिए अमेरिका ने यह भी कहा है कि समुद्र के अंदर हम ईरान के ईंधन के जहाजों को और ज्यादा पकड़ेंगे जिससे ईरान के ऊपर हम दबाव डाल सके। आपको मालूम है कि कई बार ईरान के ईंधन से भरे जहाजों को अमेरिकी सेना पकड़ चुकी है। ईरान के ईंधन से भरे और ज्यादा जहाजों को पकड़कर ईरान के ऊपर दबाव डालने का भी प्लान अमेरिका बना रहा है। सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल ताकि ईरान को किसी भी तरह से दबाया जा सके। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि मिडिल ईस्ट के अंदर जहां और अरबी मुल्क इनके आगे घुटने टेके हुए हैं, वहीं ईरान सीना तानकर इनके सामने खड़ा हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई 2 घंटे की, उस मुलाकात में सबसे पहले बात ईरान की ही हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने नेतन्याहू से साफ कर दिया है कि मैं यानी अमेरिका ईरान से परमाणु प्रोग्राम वाले मामले पर बातचीत करता रहेगा। अभी ओमान के अंदर जो बातचीत हुई थी उसी बातचीत के हवाले से यह बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम बातचीत करते रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमने बातचीत की, अच्छी बातचीत हुई, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। अगर कोई आखिरी फैसला ईरान के साथ नहीं होता है फिर आगे क्या करना है ये देखा जाएगा। अमेरिका को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान को दबाया कैसे जाए। बातचीत के जरिए ही हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी धमकियां देते रहते हैं कि शायद हो सकता है धमकियों से डर जाए। ट्रंप अपनी बातों के जरिए लगातार ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि देखिए, हमने पिछली बार भी बातचीत की थी ईरान से, पिछले साल ईरान नहीं माना हमारी बात। उसके बाद हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चला दिया और बहुत सारे बंकर बस्टर बम उनके परमाणु ठिकानों पर गिरा दिए थे। एक बार फिर से हम बातचीत कर रहे हैं ईरान से। अगर ईरान इस बार भी ठीक से हमारी बात नहीं मानता है तो हो सकता है कि फिर से कुछ हो जाए। तो इस तरह से ईरान को डराने की कोशिशें की जा रही हैं। सैटेलाइट से कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं ईरान के परमाणु ठिकानों की। परमाणु ठिकानों का जो एंट्री गेट है उस पूरे एरिया को मिट्टी से ढक दिया है ईरान ने। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं ताकि अमेरिका और इजराइल उसकी लोकेशन को ठीक से ना पता कर पाए। इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो घुसपैठ करने की कोशिशें की जाती हैं वो घुसपैठ ना हो पाए, इसलिए मिट्टी से उसको पाट दिया है। एंट्री गेट कहां है किसी को समझ नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान को ये लोग किसी भी तरह से दबाना चाहते हैं। जो कुछ इन्होंने गाजा के साथ किया, इनको ऐसा लग रहा था कि हम वही सब कुछ हर देश के साथ कर सकते हैं। वेनेजुएला को दबा दिया, बाकी अरबी देश को दबाने की जरूरत है ही नहीं, वो तो दबे ही पड़े हैं। बस ईरान मुट्ठी में आ जाए फिर मिडिल ईस्ट इनका है। गाजा की बात कर लेते हैं दोस्तों। गाजा में इजरायली सेना ने ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जिनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध, ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है फिलिस्तीन के खिलाफ। अब रिपोर्ट सामने आ रही है। एक रिपोर्ट आई है द रेस्ट ऑफ स्टोरी के मुताबिक गाजा में इजराइल ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया था। बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। दावा किया जा रहा है कथित तौर पर कि वैक्यूम बम एक ऐसा बम होता है जो आसमान में जाकर पहले फटता है और उससे बादल की तरह
एक धुआं सा आसमान में बन जाता है और फिर उसमें एक ब्लास्ट होता है, और जब वो धुआं ब्लास्ट होता है तो तकरीबन 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। थोड़ा और आसान भाषा में बताऊं, बम ऊपर जाता है, फटता है और बादल बन जाते हैं, और फिर उन्हीं बादलों में, जो बादल होते नहीं है लेकिन बादल जैसे दिखते हैं, उन्हीं बादलों में एक ब्लास्ट किया जाता है, आग लग जाती है ऊपरी ऊपर, और उसमें 3500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। और जब तापमान बढ़ता है तो आसपास का जो एरिया होता है, वहां के जो लोग होते हैं, वह पूरी तरह से पिघल जाते हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट और चश्मदीदों का कहना है कि इजराइल ने वहां ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिन्हें वैक्यूम बम, थर्मल या थर्मोबैरिक बम कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे हमलों में मारे गए कई सारे लोगों की बॉडी मिली ही नहीं है। गाजा की सिविल डिफेंस टीम ने 2842 ऐसे फिलिस्तीनियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है जिनके बारे में कहा गया है कि दफनाने के लिए उनका कोई हिस्सा तक नहीं बचा। वहीं 3500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। रिपोर्ट्स में ऐसी बातें भी कही जा रही हैं कि जिस तरह का टेम्परेचर होता है वहां का 3500 डिग्री सेल्सियस, इस बम के फूटने के बाद उस टेम्परेचर में जो इंसानी जिस्म होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। भाप बनकर उड़ता क्या है, मतलब पूरा पिघल जाता है। इतने टेम्परेचर में हड्डी तक पिघल जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये बादल नुमा चीजें जब एक बिल्डिंग के अंदर घुसती हैं तो अंदर के सारे लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग सलामत रहती है। तो ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स में ऐसी बातें सामने आ रही हैं। मतलब कह सकते हैं कि सारी हदें पार कर दी, इंसानियत को शर्मसार कर दिया, लेकिन अभी भी हाथ खाली का खाली है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीजफायर लागू किया गया था, तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं, दूसरा चरण लागू है। इस सीजफायर के दौरान भी तकरीबन 500 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं इजराइल के हाथों। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि देखिए, गाजा के अंदर हमारे बहुत सारे सैनिक आपकी वजह से मारे गए हैं। सीजफायर लागू होने के बाद आपने हमें हथियार देना बंद कर दिया था, जिससे हमारी सेना के पास हथियारों की कमी हो गई। इस वजह से हमारे कुछ सैनिक गाजा के अंदर मारे गए। तो इस तरह से ये लैला मजनू एक दूसरे को फुसलाने की कोशिश करते हैं। फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की बात भी आई। वहां पर नेतन्याहू कहता है कि देखिए, किसी भी हाल में फिलिस्तीन अलग देश नहीं बनेगा। भले ही पूरी दुनिया के सभी देश फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की मान्यता दे दें, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में ही रहेगा। फिलिस्तीन अलग नहीं हो सकता। अमेरिका एक तरफ इजराइल के ऊपर दबाव डालता है कि फिलिस्तीन को अलग देश बना दो, 2 स्टेट पॉलिसी वहां पर लागू कर दो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ही है जो इजराइल को बहुत ज्यादा मदद करता है। वॉर पावर इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल को हर साल तकरीबन 3.8 अरब डॉलर, करीब 32,000 करोड़ का सैन्य सहायता देता है। अमेरिका बहुत बड़ी मदद करता है, हथियार से भी मदद करता है और पैसे से भी मदद करता है। इसीलिए तो इजराइल टिका हुआ है। गाजा इजराइल जंग को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमारे तकरीबन 1150 सैनिक मारे गए हैं। 471 गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए मारे गए हैं। बाकी सैनिक और हमलों में मारे गए हैं। तकरीबन 1150 सैनिकों की बात इजराइल कबूल कर रहा है, लेकिन सैनिक इससे ज्यादा मारे गए हैं। गाजा की बात करें तो इस 2.5 साल की जंग में तकरीबन 98% गाजा की जमीन पूरी तरह से बंजर हो गई है। 232 एकड़ जमीन ही गाजा के अंदर ऐसी बची है जो उपजाऊ है। गाजा में फिर से खेती शुरू करने के लिए तकरीबन 25 साल का समय लग सकता है। जंग की वजह से गाजा के जो 23 लाख की आबादी थी, उसमें से 90% आबादी बेघर हो चुकी है। ये जो 90% आबादी है, ये तंबुओं में रह रही है, बिना पानी के, बिना बिजली के। गाजा का 80% इलाका जो है वो मिलिट्री जोन बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जमा 510 लाख टन मलबा हटाने में 10 साल और 1.2 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आएगा। 80% इमारतें तबाह हो गई हैं, जिससे 5.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। आंकड़े और भी बहुत सारी चीजों के हैं, लेकिन सारे के सारे आंकड़े डराने वाले हैं। कह सकते हैं कि गाजा पूरी तरह से दुनिया की जहन्नम बन चुका है। ऐसी तबाही शायद इस वक्त दुनिया के किसी कोने में नहीं है जो गाजा के अंदर है। 20-30 साल भी लग जाएंगे, फिर भी गाजा पहले जैसा नहीं बन पाएगा। मलबे के ढेर लगे हुए हैं, ट्रिलियन डॉलर खर्च होंगे मलबे को हटाने में। सिर्फ खेती नहीं कर पा रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं लोग। 90% आबादी बेघर हो चुकी है। खाने को खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मतलब कैसे रह रहे हैं आप समझ भी नहीं सकते। बाकी ऊपर से ये जो बम वगैरह गिरे हैं, इसने और इलाके को ऐसा कर दिया है कि लोग अब बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत बुरा हाल है गाजा का इस वक्त, और गाजा शायद 20-30 साल में भी पहले जैसा नहीं बन पाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।